तो यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। सब आज की क्लास होने वाली है हमारी बेस्ड ऑन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के। तो जिनका भी अपकमिंग टाइम में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, एनएचएम स्टाफ नर्स, बीटीएससी बिहार के लिए मोर देन है जो 11,000 प्लस तो स्टाफ नर्स की पोस्ट है, 4500 प्लस है जो आपके सीएचओ का एग्ज़ाम है। साथ में यूपी वालों का भी अपकमिंग टाइम में पेपर हो सकता है, राजस्थान वालों का नेक्स्ट मंथ एग्ज़ाम है। तो ये क्लास उन सभी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहने वाली है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो भी लोग अपकमिंग टाइम के लिए तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली फॉर त्रिपुरा एनएचएम सीएचओ स्टाफ नर्स या फिर एएनएम त्रिपुरा के लिए या फिर बिहार के लिए, तो उन सभी लोगों के लिए मेडिकल नर्सेज हब की बुक्स तो हैं ही, साथ ही साथ में न्यू पीडीएफ सीरीज़ भी है जो लॉन्च हो गई हैं। तो जो भी लोग इन बुक्स या पीडीएफ सीरीज़ को लेना चाहते हैं ले सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो लोग त्रिपुरा का एग्ज़ाम दे रहे हैं, मैं बता दूं त्रिपुरा में सेकंड टाइम है जो स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम होने वाला है। पहले आई थिंक 2021 या 22 में हुआ था, पेपर ऑलरेडी चैनल पर अपडेटेड है वो वाला जब हुआ था। उसके बाद है जो 3 बार सीएचओ का पेपर बस हुआ है। और हम बात करें अलग अलग स्टेट की, तो अलग अलग जगह एवरी ईयर एग्ज़ाम होता है, बट आई थिंक सो कि लास्ट 2024 में त्रिपुरा में कोई पेपर नहीं हुआ है सीएचओ का। वहाँ पर एएनएम वालों का पेपर हुआ था दिसंबर 2024 में, उसके बाद नहीं हुआ है। तो जो भी लोग त्रिपुरा वाले स्पेशली तैयारी कर रहे हैं उनके लिए उनके जो प्रीवियस एग्ज़ाम पेपर हैं साथ में मॉडल पेपर सीरीज़ है वो आपको अवेलेबल है। तो आप डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू उन पेपर्स को, उन सीरीज़ को है जो ले सकते हैं। आज की क्लास का हमारा पहले मैं आपको मॉडल पेपर है जो दिखा देती हूँ, क्योंकि आपके मन में कोई भी डाउट ना रह जाए कि मैम ने पहले नहीं बताया, आफ्टर दैट आपको इस तरीके से पेपर्स मिले। तो जैसे यहाँ पे आप ये देख रहे हैं इस वाले सेट में, क्योंकि जो सभी मॉडल पेपर हैं उन सभी को स्पेशली जो 43 सेट ऑफ मॉडल पेपर हैं, 43 मॉडल पेपर हैं, तो यहाँ पर इन मॉडल पेपर्स को डिवाइड किया गया है 1 to 5 देन 6 to 10, इस तरीके से सभी को मैंने क्या किया डिवाइड कर रखा है, ताकि आप यदि प्रिंट आउट लेके आपको लगता है कि इन 5 पेपर का सेट मुझे प्रिंट आउट करके पढ़ना है तो इस तरीके से। तो जैसा आपको पता है कि आपका जो सिलेबस है उसमें आपको एनाटॉमी भी है, फिजियोलॉजी भी है, 5 नंबर के हिसाब से, 10 नंबर के हिसाब से। तो हर एक मॉडल पेपर को जो आपका सिलेबस है एज़ पर दैट है जो सिलेक्ट किया गया है कि आपको एनाटॉमी इतनी आनी, फिजियोलॉजी इतनी आनी है। लेट्स से यहाँ पर एक क्वेश्चन है, देखिए शुरुआत में क्वेश्चन है जैसे आपके एनाटॉमी फिजियोलॉजी के हैं। देन आफ्टर आपको यहाँ पर जैसे जैसे आप क्वेश्चन में आगे की तरफ मूव होते जाएंगे आपको क्वेश्चन है जो डिफरेंट मिलेंगे। क्लियर है? देखिए यहाँ से आपको एमएसएन के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से है जो आपके सेट वाइज हैं जो डिवाइड किए गए हैं। आपकी कम्युनिटी भी ऐड है, यहाँ पर फर्स्ट मॉडल पेपर था, यहाँ पर ये सेकेंड वाला मॉडल पेपर है। तो जब आप इसका प्रिंट आउट भी लेते हैं तो आपको ये क्या रहेगा, कम जगह में, मतलब कि कम पेजेस में आप है जो प्रिंट आउट ले सकते हैं। मैं चाहती तो इनको बुक में कन्वर्ट करके भी आपको ला सकती थी, बट आपका सडनली जो नोटिफिकेशन आ गया है उसके बाद इन चीज़ों को बुक में कन्वर्ट नहीं कर पाई, अदरवाइज़ मैं इनको बुक में लेके आती। तो अब जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों के डाउट हैं कि क्या है पेपर्स जो सीएचओ का भी एग्ज़ाम देना उनको भी है, तो ऐसे पेपर सबके लिए आप इनमें क्वेश्चन देखेंगे। आप पेपर लेने के पहले मैं एक और आपको एडवाइस करूँगी कि जो लोग त्रिपुरा का पेपर पहले नहीं दिए हैं आप लोग चैनल पर जाइए, त्रिपुरा सीएचओ के तीनों पेपर, एएनएम का पेपर त्रिपुरा का जो दिसंबर में हुआ था, साथ में एक जो 2021 और 22 में एनएचएम स्टाफ नर्स का हुआ था वो पेपर देखिए। सीएचओ में तो हमेशा 100 क्वेश्चन आए हैं, लेकिन एनएचएम स्टाफ नर्स और एएनएम में हमेशा 85 क्वेश्चन आए हैं त्रिपुरा में। तो ये चीज़ आप एक बार देख लीजिए। अब आप लोग वहाँ पर क्वेश्चन देखिए और इस मॉडल पेपर को क्वेश्चन में देखिए कि आपको वैसे ही वैसे आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर है? जो भी आपके डाउट वगैरह रह जाते हैं वो आप बेझिझक होकर मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आपको ये पेपर आपको लेना कैसे है, तो जो मेरा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है इस पर कांटेक्ट करके आप मुझसे है जो सभी पेपर्स परचेस कर सकते हैं। एक और चीज़, सभी पीडीएफ चार्जेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी पीडीएफ आपको नहीं है। हाँ, वो बात अलग है कि किन बच्चों को मैं डिस्काउंट ज़्यादा दे देती हूँ, किन को कम देती हूँ, वो डिपेंड करता है, बट पीडीएफ सभी चार्जेबल हैं। यदि आप 43 सेट हैं जो आप लेते हैं मॉडल पेपर के, 42 सेट हैं जो एनएचएम सीएचओ के पेपर लेते हैं, प्लस यहाँ पे मैंने किया है आपको, प्लस आपको साथ में 1000 क्वेश्चन गोल्डन की पॉइंट्स, यहाँ पर आपके जो गोल्डन की पॉइंट्स हैं वो रहेंगे। तो अब आपने 43 पेपर मॉडल पेपर पढ़ लिए, मतलब आपके
4300 क्वेश्चन ए हो गए। 42 पेपर आपने ए पढ़ लिए तो यहाँ पे 4250 हो गए, क्योंकि इसमें झारखंड का एक पेपर ऐड है, उसमें 150 क्वेश्चन आए हुए थे, जिसमें नॉन टेक्निकल था, मतलब नॉन नर्सिंग था, 50 नंबर का। तो इस हिसाब से यदि आप पढ़ते हैं तो आपके 8500 तो एक क्वेश्चन आपके कवर होते हैं, साथ में 1000 आपके कवर होते हैं। जो 1000 हैं आपको ओनली टिप ऑफ टंग याद रखना है, इनमें किसी भी तरीके का चेंजेस कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे आपके जब 9500 क्वेश्चन आप पढ़ते हैं तो आपको यदि इन 9500 क्वेश्चन में से 30 और 40 क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आ जाते हैं, मैं आपको मिनिमम बता रही हूँ, यदि आप इतने 8500 क्वेश्चन ही याद कर लें तो बहुत बड़ी बात है, प्लस 1000 की पॉइंट, तो इनमें से मैं गारंटी ले सकती हूँ और ये प्रेडिक्शन कर सकती हूँ। कंफर्मेशन करना हम लोग का काम नहीं है, अदरवाइज़ पेपर ही हम लोग बनाने लगे। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से क्वेश्चंस आने के चांसेस रहे हैं, और अभी तक जो मेरा इतना पढ़ाया हुआ है स्पेशली स्टेट लेवल एग्ज़ाम के लिए, तो उसमें मेरा 70 to 80% पढ़ाया हुआ आया है। आप चाहे अपने जो आपके बैचमेट हो, जो सीनियर रहे हो, जो ऑलरेडी एग्ज़ाम निकाल लिए हो, जो भी लोग मटेरियल लेना चाहता है डायरेक्ट ले सकता है। मैंने हर एक चीज़ एक्सप्लेन कर दी ताकि आपको बाद में किसी भी तरीके का कोई भी कन्फ्यूज़न न रह जाए। What is the usual time of eruption of first two लोअर सेंट्रल इंसिजन? प्रथम 2 निचले क्रंदक दांत सामान्यतः किस समय पर निकलते हैं? 2 to 3 मंथ, 6 to 8 मंथ, 10 to 12 मंथ, या फिर बिटवीन 1 to 2 ईयर। तो यूजुअली इरप्शन है दांतों का जो इरप्ट होना है फर्स्ट टू लोअर सेंट्रल इंसिजर। तो इनका जो इरप्शन है इसको प्राइमरी और दूध के दांत कहते हैं। आप ये निकलते हैं 6 से 8 महीने की उम्र में। कब? 6 से 8 महीने की उम्र। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपको क्या क्या है। पहला क्वेश्चन है बनता है आपका फर्स्ट इरप्शन ऑफ टीथ, तो जनरली ये 6 मंथ के बाद से आना स्टार्ट हो जाते हैं। दूसरा, जो भी बच्चे बॉटल फीड बेबीज होते हैं उनमें एज कम्पेयर टू ब्रेस्ट फीडिंग वालों के डिले डेंटिशियल मतलब डिले दांतों का आना स्टार्ट हो सकता है। तीसरा, परमानेंट दांत कब आना स्टार्ट होते हैं? तो जो एक्चुअल हम बात करें तो आफ्टर 6 ईयर के बाद बच्चों के जो दूध के दांत हैं, प्राइमरी टीथ हैं, ये गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। और सबसे पहले जो टीथ गिरते हैं बच्चों के वो होते हैं अपर सेंट्रल इंसीजर। अपर सेंट्रल इंसीजर सबसे पहले गिरना स्टार्ट होते हैं और परमानेंट टीथ आना स्टार्ट होते हैं 6 ईयर के बाद। वो कंप्लीट प्राइमरी टीथ का इरप्शन हो जाता है 2 साल की उम्र तक। अभी डिपेंड करता है बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। जनरली जो 2 साल की उम्र तक, 6 महीने से लेकर 2 साल की उम्र तक बच्चों के पूरे प्राइमरी टीथ आ जाते हैं और 6 साल के बाद बच्चों के प्राइमरी टीथ गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। देन आफ्टर परमानेंट टीथ इरप्शन स्टार्ट होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी अर्लीस्ट टाइम टू फील क्विकनिंग। क्विकनिंग का मतलब होता है पहला फीटल मूवमेंट। क्या है? पहला फीटल मूवमेंट। गर्भावस्था में गर्भ स्पंदन शीघ्र कब महसूस होता है? 12 वीक्स, 14 वीक्स, 16 वीक्स या फिर 18 वीक्स। तो क्विकनिंग का मतलब है फर्स्ट फीटल मूवमेंट दैट इज फेल्ट बाय द मदर। प्रेगनेंसी में जो माँ को अपने भ्रूण की पहली हलचल फील होती है वो कब होती है? वो होती है जनरली 16 वीक में। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए 16 वीक में उन फीमेल्स में जो दूसरी या तीसरी बार प्रेग्नेंट हुई हो। लेकिन जनरली 20 वीक की प्रेगनेंसी कंसीडर की जाती है किसके लिए? जो पहली बार प्रेग्नेंट हैं। अब ऑप्शन में आपको 12, 14, 16, 18, आपको लगता है कि 16 पे मार्क करें कि 18 पर करें? तो आप बिल्कुल, यदि यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि अर्लीस्ट टाइम है तो अर्लीस्ट है, लेकिन ये नहीं कहा मल्टी पैरा है कि प्रीमी पैरा है। तो आप यहाँ पे मार्क करेंगे 18 वीक को। किसको? 18 वीक को। मल्टी पैरा में 16 वीक के बाद स्टार्ट हो जाती है, लेकिन जो प्रीमी पैरा है उनमें 20 वीक में फील होती है। किसमें? 20 वीक की प्रेगनेंसी में, 20 वीक्स में। लेकिन यदि आपको क्वेश्चन एग्जाम में 16 और 18 दोनों चीज़ें हैं तो आपको 16, 18, 20, मान लीजिए 16, 18, 20 है तो आपको मार्क करना है 20 को। लेकिन 20 की जगह 80 है तो आप 80 को मार्क कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम 20 वीक तक की प्रेगनेंसी में, फिर चाहे वो प्रीमी हो मल्टी हो, सब में फील होने लगेगा। यदि नहीं होता है फिर आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास चेकअप के लिए जाना होता है। क्लियर है? नेक्स्ट वन, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी अर्लीस्ट टाइम टू फील क्विकनिंग। क्विकनिंग का मतलब होता है पहला फीटल मूवमेंट। गर्भावस्था में गर्भ स्पंदन शीघ्र कब महसूस होता है? 12 वीक्स, 14 वीक्स या फिर 18 वीक्स। तो क्विकनिंग का मतलब है फर्स्ट फीटल मूवमेंट।
विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी एन इंडिकेटर ऑफ एड्स इन एन इंडिविजुअल। निम्नलिखित में से कौन सा संकेत किसी व्यक्ति में एड्स का इंडिकेटर है। ऑप्शन में है CD4 काउंट लेस देन 1000 सेल्स पर mm3 स्क्वायर, CD4 कोशिकाओं की संख्या 1000 प्रति क्यूबिक मिलीमीटर से कम होना, या फिर CD4 कोशिकाओं की संख्या 800 प्रति क्यूबिक मिलीमीटर से कम होना, या फिर CD4 कोशिकाओं की संख्या 400 प्रति क्यूबिक मिलीमीटर से कम होना, या फिर लास्ट ऑप्शन है कि CD4 काउंट सेल्स है जो कितना 200 प्रति क्यूबिक मिलीमीटर से कम होना। एड्स का इंडिकेटर पूछा है, किसका? एड्स का इंडिकेटर क्या होगा, कितनी सेल्स घटेंगी कि एड्स कंसीडर किया जाएगा, तो होगी CD4 टी सेल्स काउंट कितना 200 से भी कम हो जाना, कितना 200 सेल्स से भी कम हो जाना। एड्स में आपको HIV एड्स की ड्रग पूछी जाती है जिडोविडिन एंड नेवेरापाइन, जिडोविडिन नेवेरापाइन। दूसरा यहाँ पे आपको कंफर्मेटरी टेस्ट पूछा जाता है, तो वो होता है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। कौन सा? वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट कंफर्मेटरी टेस्ट है एड्स के लिए। तीसरा सेल्स पूछें कि कौन सी घटेंगी, तो CD4 सेल्स काउंट 200 से भी कम हो जाएगा, 200 पर क्यूबिक मिलीमीटर से भी कम हो जाना। कौन सा? CD4 टी सेल काउंट। अब यहाँ पर एड्स वाले व्यक्ति में कौन सी वैक्सीन नहीं दी जाती, ये भी आता है। जिस बच्चे को यदि एड्स है तो उसमें BCG वैक्सीन नहीं दी जाती है। ये बेसिक क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको आते ही आते हैं। तो यहाँ पर ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो आपको याद रखना है, ऐड नहीं किए गए बट मैंने आपको बताया, याद रखें। एक तो ये आएगा कि यदि माँ अपने बच्चे को फीड कराना चाहती है लेकिन उसको एड्स है तो वो क्या करे, नेवेरापाइन ART ड्रग के साथ फीड करा सकती है। एड्स की ड्रग क्या है? जिडोविडिन है। सेल्स कौन सी कम होगी, तो होगी CD4 टी सेल काउंट 200 से भी कम चली जाएंगी। कंफर्मेटरी टेस्ट तो वो वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। क्लियर? नेक्स्ट वन, स्टडी ऑफ फिजिकल सोशल एंड कल्चरल हिस्ट्री ऑफ मैन। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में कहा गया है कि स्टडी ऑफ फिजिकल सोशल एंड कल्चरल हिस्ट्री ऑफ मैन इज नोन एज। मनुष्य के भौतिक सामाजिक व सांस्कृतिक इतिहास अध्ययन में किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाने जाते हैं? सोशल साइंस के, एंथ्रोपोलॉजी, एक्यूलरेशन या फिर सोशियोलॉजी, किस नाम से जाना जाएगा? तो ये जाना जाएगा किससे? एंथ्रोपोलॉजी। किससे? एंथ्रोपोलॉजी से। सोशल साइंस तो सोसाइटी की स्टडी में जाएगा। तो यहाँ पर स्टडी ऑफ फिजिकल सोशल और कल्चरल, फिजिकल सोशल कल्चरल किसी पर्सन की, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा एंथ्रोपोलॉजी। क्या है? एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट वन, विच हार्मोन इज एसेंशियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन मदर्स ब्रेस्ट। तो कौन सा हार्मोन जरूरी है मिल्क प्रोडक्शन के लिए? FSH, प्रोलैक्टिन, ADH या फिर ऑक्सीटोसिन, कौन सा हार्मोन जरूरी है? तो वो होगा यहाँ पर प्रोडक्शन के लिए प्रोलैक्टिन। कौन सा? प्रोलैक्टिन। इजेक्शन के लिए ऑक्सीटोसिन। यदि मिल्क प्रोडक्शन के लिए हार्मोन पूछते हैं तो क्या है? प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोडक्शन के लिए प्रोलैक्टिन और इजेक्शन, जिसको आप लेट डाउन रिफ्लेक्स और लेट डाउन हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, तो ऑक्सीटोसिन। ADH एंटी डायरेटिक हार्मोन, जो वैसोप्रेसिन के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो ओवरी में जो फॉलिकल्स बनते हैं उनको डेवलप करने के लिए, मैच्योर करने के लिए हार्मोन जरूरी होगा। नेक्स्ट वन इज, व्हाट डू यू मीन बाय कंप्लीट सर्वाइकल डायलिटेशन ड्यूरिंग लेबर। प्रसव के समय पूर्ण सर्वाइकल फैलाव किसको कहते हैं? 4 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर या फिर 12 सेंटीमीटर। इसके लिए आप कंप्लीट सर्वाइकल डायलिटेशन में कंसीडर करेंगे ड्यूरिंग द लेबर। तो ये लेबर की जो स्टेज होती हैं 4 होती हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। पहली स्टेज में होता है सर्विक्स का डायलिटेशन। क्या है? पहली स्टेज में होगा सर्विक्स का डायलिटेशन, जो कि 0 to 10 सेंटीमीटर तक डायलेट होगी। कितना? 0 to 10 सेंटीमीटर तक, जिसको कंप्लीट सर्वाइकल डायलिटेशन कहा जाता है। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा ऑप्शन नंबर C। अब दूसरी स्टेज आती है
सर्विक्स डायलेट होने से लेके कंप्लीट होगी बेबी के फीटस के एक्सपल्सन तक। एग्जाम में पूछा जाता है, ये अभी एनएचएम में भी आए थे क्वेश्चन। सर्विक्स डायलेट होने के और फीटल एक्सपल्सन की स्टेज तो वो है सेकेंड। फिर फीटल एक्सपल्सन से लेके प्लेसेंटल एक्सपल्सन की स्टेज कहलाती है तीसरी स्टेज, और ये स्टेज क्या कहलाती है? प्लेसेंटल एक्सपल्सन। फोर्थ कहलाती है ऑब्जर्वेशनरी स्टेज, इसमें प्लेसेंटा बाहर आ गया, उसके बाद जो आप ऑब्जर्व करते हैं वो वाली स्टेज। तो क्या है? टोटल 4 स्टेज होती हैं, चारों में ड्यूरेशन अलग अलग है, टाइमिंग अलग अलग है। क्लियर? नेक्स्ट इज विच वन इज द प्रेफर्ड साइट फॉर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इन अंडर 5 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन। बच्चे की उम्र कितनी है? 5 साल से कम है। 5 वर्ष से छोटे बच्चे के लिए क्या है? 5 वर्ष से छोटे बच्चे में मांसपेशी में सुई लगाने के लिए सबसे उपयुक्त जगह कौन सी है? कौन सी है सबसे उपयुक्त जगह? 5 साल से कम उम्र बच्चे की डेल्टॉइड साइट, वास्टस लैटरलिस साइट, वेंट्रोग्लूटियल साइट या फिर डॉर्सोग्लूटियल साइट। कहाँ पे लगा सकते हैं आप इंजेक्शन? तो ये लगाएंगे आप वास्टस लैटरलिस में। 5 साल से ऊपर कहते तो आप यहाँ पे कह सकते हैं, कहाँ पे लगा सकते हैं आप? इंट्रामस्कुलर जो एज एन एडल्ट में लगता है उस तरीके से वेंट्रोग्लूटियल। लेकिन यहाँ पर यदि बात की जा रही है कि बच्चे की उम्र 5 साल से कम है तो आप लगाएंगे वास्टस लेटरलिस। कहाँ पर? वास्टस लेटरलिस साइट में, जो कि कहलाता है जांघ के बाहरी भाग वाली मसल्स में, क्योंकि इस एरिया में यदि बच्चे की उम्र कम है तो वहाँ पे मसल्स ज़्यादा रहेंगी, मसल्स ज़्यादा रहेंगी तो नर्व इंजरी होने के चांसेस कम होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मैनेजमेंट ऑफ एक्लेम्सिया। ये ड्रग अभी नॉर्सेट एग्जाम में आई है, मुझे कंफर्म नहीं है कि क्वेश्चन किस तरीके से आया था, या तो इसकी टॉक्सिसिटी पूछी गई है, इसके साइड इफेक्ट पूछे गए हैं, लेकिन क्वेश्चन आया था एक्लेम्सिया वाली ड्रग से। क्वेश्चन है व्हाट इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस इन मैनेजमेंट ऑफ एक्लेम्सिया। एक्लेम्सिया के प्रबंधन के लिए सबसे सटीक दवा कौन सी है? डाइजेपाम, एप्सोलिन, मैग्नीशियम सल्फेट या फिर लेविटोल। तो लेविटोल और जो एप्सलिन है ये सभी क्या है? स्पेशली लेविटोल ये क्या है? नॉर्मली जो बीपी बढ़ा हुआ होता है, हाई बीपी को ट्रीट करने वाली मेडिसिन है। क्या है? हाई बीपी को ट्रीट करने वाली मेडिसिन है। और जो एप्सिलॉन है ये जनरली सीजर या फिर कार्डियक अरिथमिया को ट्रीट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, इमरजेंसी मेडिकेशन है। तो यहाँ पर जो मैग्नीशियम सल्फेट है क्या है? MgSO4। क्या है? MgSO4 और मैग्नीशियम सल्फेट यूज़ किया जाता है एक्लेम्सिया और प्री एक्लेम्सिया को मैनेज करने के लिए। इन केस इसका ओवरडोज हो जाए तो इसका साइड इफेक्ट आपको एग्जाम में पूछा गया था। यदि ओवरडोज होता है मैग्नीशियम सल्फेट का तो क्या होगा? रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। क्या होगा? रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। तो यहाँ पर एक्लेम्सिया और प्री एक्लेम्सिया है क्या? प्री एक्लेम्सिया के आगे की स्टेज कहलाती है एक्लेम्सिया। प्री एक्लेम्सिया में फिट्स नहीं आएंगे, कन्वर्जन नहीं आएंगे, लेकिन एक्लेम्सिया में कन्वर्जन्स आएंगे। होगा क्या? प्रोटीन यूरिया होगा, बहुत ज़्यादा हाई बीपी होगा, ब्लड विजन होगा, हेडेक होगा, स्वेलिंग होगी। ये क्या है? क्लासिकल साइन एक्लेम्सिया के और प्री एक्लेम्सिया के। लेकिन एक चीज़ डिफ्रेंशिएट करेगी एक्लेम्सिया को प्री एक्लेम्सिया से कि एक्लेम्सिया में कन्वर्जन्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, और ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी की सबसे बड़ी कंडीशन है। यदि प्रेगनेंसी में एक बार एक्लेम्प्टिक फिट्स आ गए, प्री एक्लेम्प्टिक स्टेज में यदि आप कंट्रोल नहीं कर पाए, वुमेन एक्लेम्प्टिक में चली गई तो मैनेज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आप फिट्स मैनेज करेंगे कि बीपी को लो करने का काम करेंगे। तो यहाँ पर जब बीपी हाई होता है तो ब्लीडिंग पीपीएच भी साथ में होगा, तो इस तरीके से कभी कभी मॉर्टेलिटी रेट का जो रीजन बनता है वो ये भी बन जाता है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम सल्फेट क्या है? ड्रग ऑफ चॉइस है एक्लेम्सिया को मैनेज करने के लिए। नेक्स्ट इज इंडिया कम्स अंडर विच रीजन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। भारत विश्व स्वास्थ्य संगठन के किस क्षेत्रीय संगठन के अंतर्गत आता है? अफ्रीका रीजन, अमेरिकन रीजन, यूरोपियन रीजन या फिर साउथ ईस्ट एशिया रीजन। तो इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन आते हैं। और ये वाला क्वेश्चन है जो WHO का जो
साउथ ईस्ट एशिया वाला, कि इंडिया कौन से उसमें आता है, इंडिया आता है साउथ ईस्ट एशिया में, किसमें, साउथ ईस्ट एशिया वाले रीजन में। तो G20 समिट हुआ था, उससे 3-4 क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं अभी। एक तो थीम पूछी गई थी, वो थी वसुधैव कुटुंबकम। अब यहाँ पर कौन सा जो मे बी नॉर्सेट में आपको पक्षी पूछा गया था, इंडिया का नेशनल ट्री पूछा गया था। तो इस तरीके से चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग कब हुई थी, विक्रम ने जो लैंडर है वो अलग कब हुआ था। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन आपको आए हुए थे। अब यहाँ पर जो कंट्री है तो कंट्रीज़ के नाम भी आपको पूछ सकते हैं। साउथ ईस्ट एशिया रीजन में टोटल 11 देश हैं। ब्रूनेई, कंबोडिया, ईस्ट तिमोर, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। ये सभी क्या हैं, ये साउथ ईस्ट एशिया के कंट्री देश हैं। आपको एग्जाम में कंट्री देश हैं जो पूछे जा सकते हैं। तो आपको बेसिकली इंडिया किस रीजन में आता है, साउथ ईस्ट एशिया में। साउथ ईस्ट एशिया रीजन में WHO का ऑफिस कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में। यहाँ से इतना ही आपको आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which solution should be used to mop up the spilled blood on the floor of operation theatre? ऑपरेशन कक्ष के फर्श पर बिखरे खून को पोंछने के लिए किस घोल का उपयोग करना चाहिए, सिडेक्स, सोडियम हाइपोक्लोराइट, सेवलॉन या फिर फॉर्मेलिन। किसका यूज़ करेंगे आप, यदि ब्लड स्पिल्ड हो गया है फ्लोर पर ओटी के हॉस्पिटल के कहीं के भी, तो आप किससे क्लीन करेंगे, सोडियम हाइपोक्लोराइट से। किससे, सोडियम हाइपोक्लोराइट से। नेक्स्ट वन, विच स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड बाय, यदि आपको एंडोस्कोपी या कोई भी स्कोपी क्लीन करने का पूछे तो कहना 2% ग्लूट्रेल्डिहाइड। कितना, 2% ग्लूट्रेल्डिहाइड। यदि फ्लोर पर ब्लड गिर जाए तो सोडियम हाइपोक्लोराइड। यदि स्पुटम गिर गया है तो ब्लीचिंग पाउडर। क्या है, स्पुटम गिरा हुआ है, थूक किसी ने थूका है तो ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट वन, विच स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड बाय द ऑब्लिट्रेशन ऑफ अम्बिलिकल वेन आफ्टर बर्थ ऑफ चाइल्ड। बच्चे के जन्म के बाद गर्भनाल के नाभिसिरा के बंद होने से क्या बनता है, आफ्टर बेबी बर्थ के बाद जो अम्बिलिकल वेन है, जो उस टाइम पर रही है, यूट्रस में रही है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करती रही, 2 आर्टरीज 1 वेन रही हैं। एग्जाम में NHM MP में आया है अभी रिसेंट में। 2 आर्टरी 1 वेन रही हैं। आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करती हैं, वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करेगी। लेकिन जब ये वेन आफ्टर बर्थ के बाद क्लोज होगी तो क्या बनेगी, लिगामेंटम वीनोसम, वेसिकल आर्टरीज, लिगामेंटम टेरेस या फिर फोसा ओवलिस। कौन सा पार्ट बनाएगी ये, तो ये बनेगा लिगामेंटम टेरेस। क्या है, लिगामेंटम टेरेस। नेक्स्ट इज, हाउ मेनी डेज इज द एवरेज लाइफ स्पेन ऑफ RBC। तो रेड ब्लड कॉर्पसेल्स का जीवन काल कितने दिनों का होता है, लाल रक्त कोशिकाओं का, 80 दिन, 100 दिन, 120 दिन या फिर 150 दिन का। कितने दिनों का रेड ब्लड सेल्स का लाइफ स्पेन रहेगा, ड्यूरेशन होगा, तो वो था 120 दिन का। कितना, 120 डेज और 120 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स द मेजर सपोर्ट टू द यूट्रस एंड सर्विक्स। तो कौन सा स्ट्रक्चर है जो यूट्रस और सर्विक्स को सपोर्ट देगा, वो भी बड़े तौर पर, राउंड लिगामेंट, ब्रॉड लिगामेंट, कार्डिनल लिगामेंट या फिर यूट्रोसैक्रल लिगामेंट। कौन से लिगामेंट सपोर्ट करेंगे यूट्रस और सर्विक्स को, तो ये कहलाते हैं कार्डिनल लिगामेंट। कौन से, कार्डिनल लिगामेंट और लेटरल ट्रांसवर्स सर्वाइकल मैकनॉट लिगामेंट। ये नाम आप याद रखें, मैकनॉट लिगामेंट, जो कि इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट एंड हाउस यूटराइन आर्टरी एंड यूटराइन वेंस के यहाँ पर रहेंगे। ये लिगामेंट जनरली साइड से सर्विक्स और लेटरल फॉर्निक्स ऑफ वेजाइना को सपोर्ट करने का काम करेंगे। कौन से, कार्डिनल लिगामेंट। ये रहे यहाँ पर, जो सर्विक्स और वेजाइना दोनों को सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं लिगामेंट। तो इन्हीं लिगामेंट का दूसरा नाम क्या है, मैकनॉट लिगामेंट। 7 से 15 mm ऑफ Hg और 10 to 20 सेंटीमीटर H2O, ये भी पूछ सकते हैं।
7 to 15 किस में है? एडल्ट में। बच्चों में होता है 10 mm ऑफ Hg, कितना? 10 mm ऑफ Hg। और इन्फेंट की बात करें मतलब 1 साल तक में तो होगा 7 mm ऑफ Hg तक। क्या है? नॉर्मल ICP है। अब ICP यदि एलिवेट होता है, एलिवेट होने का मतलब है कि 15 से आगे जाएगा। नॉर्मल 15 तक है, लेकिन इससे आगे जाएगा तो माइल्ड रेंज होती है 16 से 20 तक की, 16 to 20 mm ऑफ Hg। मॉडरेट में 21 to 30 mm ऑफ Hg, सीवियर में 31 to 40 mm ऑफ Hg, वेरी सीवियर में 41 एंड अबव। और ऐसे केस में इवन है जो स्ट्रोक भी आ सकता है, पर्सन की डेथ भी हो सकती है यदि वेरी सीवियर और सीवियर फॉर्म में ICP चला जाए तो। अब ICP यदि बढ़ा हुआ है, ICP बढ़ा हुआ है तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है? वो होती है मैनिटॉल। क्या होगी? मैनिटॉल ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पर कंसीडर की जाती है यदि इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है तो। नॉर्मल रेंज और यदि इंक्रीज रेंज है वो दोनों याद रखें, आपको एग्जाम में आ सकती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इन विच इज अ मूवमेंट ऑफ पर्सन और पर्सन फ्रॉम वन सोशल स्टेटस टू अनदर। व्यक्ति या व्यक्तियों का एक सामाजिक स्थिति से दूसरी सामाजिक स्थिति में जाना क्या कहलाता है? सोशल नॉर्म, सोशल क्लास, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन या फिर सोशल मोबिलिटी। क्या कहलाएगा? एक पर्सन का दूसरे पर्सन, एक पर्सन या पूरे पर्सन का ग्रुप ऑफ समूह है जो पूरा दूसरी सोशल ग्रुप में जाना, ये कहलाएगा क्या? सोशल मॉर्बिडिटी, सामाजिक गतिशीलता। क्या है? सामाजिक गतिशीलता। क्वेश्चन है, व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट अराउंड इट्स ओन एक्सिस। बॉडी पार्ट्स का अपनी खुद की धुरी पर घूमना क्या कहलाएगा? एडक्शन, एबडक्शन, एक्सटेंशन या फिर रोटेशन। बॉडी पार्ट का अपनी एक सिंगल धुरी पर घूमना क्या कहलाएगा? ना तो एबडक्शन है, ना एडक्शन है, ना एक्सटेंशन, ये कहलाएगा रोटेशन, एक ही पॉइंट पर घूमना। जैसे आपने ग्लोब देखा होगा, ग्लोब को घुमाते हैं तो एक पूरा चक्कर लगाता है, उसी तरीके से ऑन एक्सिस मतलब अपनी खुद की धुरी पर घूमना क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा रोटेशन। क्या आपको इजीली समझ में आएगा कि बॉडी अपनी ऑन एक्सिस पे यदि घूमती है तो क्या है? रोटेशन। अब यहाँ पर फ्लेक्शन का मतलब है क्या है? बाहर की तरफ जाना। कैसे? कोई भी बॉडी पार्ट का बाहर की तरफ ले जाना। आप अपने हाथ को आगे की तरफ करते हैं मतलब वो क्या है? फ्लेक्शन है। वापस से पीछे की तरफ लेके आते हैं तो वो क्या है? एक्सटेंशन है, मतलब अंदर की साइड जा रहा है। रोटेशन का मतलब अपनी ऑन एक्सिस पे, जैसे आपका रिस्ट ज्वाइंट हो गया, नेक हो गया, नी ज्वाइंट के यहाँ पे हो गया, जो मूवमेंट है अपनी खुद एक एक्सिस पे घूमते हैं तो वो क्या है? वो कहलाएगा रोटेशन। क्लियर? और जो फ्लेक्शन है यहाँ पर, फ्लेक्शन मतलब बाहर की तरफ कोई भी पार्ट ले जा रहा है, एक्सटेंशन मतलब अंदर की तरफ वापस से लेके आए हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज द लेटरल बोन ऑफ द फोरआर्म। फोरआर्म की लेटरल बोन कौन सी है? अग्रबाहु की पार्श्व हड्डी कौन सी है? ह्यूमरस, रेडियस, कार्पल या फिर नन ऑफ द अबव, उपयुक्त में से कोई नहीं। लेटरल बोन ऑफ द फोरआर्म मतलब आपका जो हाथ है, फोरआर्म मतलब रिस्ट के नीचे वाला जो पार्ट है आपका, सॉरी एल्बो के नीचे से लेकर रिस्ट तक का जो पार्ट है ये कहलाएगा फोरआर्म। और यहाँ की जो हड्डी है वो कौन सी? वो है रेडियस। कौन सी? रेडियस। रेडियस एंड अल्ला क्या है? फोरआर्म की बोन्स है। नेक्स्ट वन इज which occurs when the blood volume is reduced by 15 to 25%। तो कौन सा शॉक है जब ब्लड वॉल्यूम 15 से 25% तक कम हो जाता है? सेप्टिक शॉक, एनाफ्लेक्टिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक या फिर हाइपोवॉलेमिक शॉक। तो सेप्टिक शॉक तब होगा जब कोई इन्फेक्शन के कारण प्रॉब्लम होगी। किसके कारण? सेप्टिक का मतलब ही इन्फेक्शन। क्या? इन्फेक्शन। एनाफ्लेक्टिक होगा जब कोई एलर्जिक रिएक्शन हो जाए, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो जाए या फिर कुछ मेडिकेशन के कारण, या फिर इस तरीके से कोई कीड़े या फिर स्नेक बाइट, इस तरीके से जो शॉक डेवलप होगा वो कहलाता है एनाफ्लेक्टिक शॉक, जिसमें फोर्थ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के कारण मेनली होगा। कार्डियोजेनिक का मतलब हार्ट में कुछ प्रॉब्लम हुई उसके कारण होगा। लेकिन हाइपोवॉलेमिक मतलब वॉल्यूम, क्या है? वॉल्यूम कम हो रहा है। यहाँ पर वॉल्यूम से बात की जाए, क्वेश्चन में कहा गया है कि 15 से 25% तक कम हो रहा है ब्लड वॉल्यूम, तो वो होगा हाइपोवॉलेमिक शॉक।
नेक्स्ट इज विच आर एबनॉर्मल लोकल डायलिटेशन ऑफ आर्टरीज विच वेरी कंसिडरेबली इन साइज। तो यहाँ पर ये देखिए एबनॉर्मल लोकल डायलिटेशन होना, आर्टरीज की जो साइज है वो भी डिस्टर्ब होगी, लोकली डायलिटेशन भी होगा, धमनियों का असामान्य स्थानीय विस्तार जो आकार में काफ़ी भिन्न है एज कम्पेयर टू नॉर्मल के। तो क्या है, आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस, आर्ट्राइटिस, थ्रोम्बोसिस या फिर एन्यूरिज्म। थ्रोम्बोसिस का मतलब है क्लॉट का फॉर्मेशन होना। क्या है, क्लॉट का फॉर्मेशन होना आर्टरी में। आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस का मतलब प्लग का फॉर्मेशन होना, जहाँ पर भी ये प्लग जाके कंपोज हो जाए, इकट्ठा हो जाए, आर्टरी हार्ड हो जाएगी और ब्लड फ्लो में प्रॉब्लम होगी और हार्ट अटैक आने के चांसेस भी बन जाते हैं। आर्ट्राइटिस का मतलब है कि आर्टरी में इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन होना। अब बचता है एन्यूरिज्म। जब आर्टरी वीक होती है इसमें वल्जिंग होगी और वो वल्जिंग क्या कहलाती है, एन्यूरिज्म। क्या कहलाएगी, एन्यूरिज्म की गई है, जिसमें ब्रेन में सेरिब्रल आर्टरी का एन्यूरिज्म दिखाया गया है। और कभी कभी एन्यूरिज्म आर्टरी इतनी ज़्यादा वीक पड़ जाएगी कि क्या होगी, रप्चर हो जाती है और जो ब्रेन हेमरेज का रीजन है, जिसको सब आर्कनॉइड हेमरेज भी कह सकते हैं, वो कॉज हो सकता है। तो यहाँ पर आप इस इमेज के थ्रू भी समझ सकते हैं। अब एन्यूरिज्म किसी भी आर्टरी में हो सकता, इवन ये आर्च ऑफ अओर्टा में भी हो सकता है। ये जनरली इसकी जो मेन कॉज है, मेन कॉज का मतलब मेन रीज़न है एन्यूरिज्म के, वो अलग अलग हो सकते हैं। पहला रीज़न तो होता है कि आर्टरी में किसी भी तरीके का ऑब्स्ट्रक्शन है, प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा हो, ब्लड फ्लो हो ना पा रहा हो, तो वो यहाँ पर एक रीज़न हो सकता है। तो आर्टरीज का वीक होके दूसरी जगह जाके वल्ज होना, वो कहलाता है क्या, एन्यूरिज्म। ये देखिए यहाँ पर इसके रीज़न हो सकते हैं, स्मोकिंग के कारण हो सकती है, हाइपरलिपिडीमिया मतलब लिपिड ज़्यादा बढ़ने के कारण हो सकती है, ओल्ड एज में हो सकती है, कभी कभी जीन म्यूटेशन के कारण भी हो सकती है। मेन रीज़न होता है एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब प्लग फॉर्मेशन के कारण प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा आर्टरी पर, ब्लड फ्लो के लिए वो उतना हो नहीं पाएगा और आर्टरी दूसरी जगह जाके वल्ज हो जाएगी। तो एन्यूरिज्म में इस तरीके से होगी। लेकिन जब डिसेक्शन मतलब जो बड़ा हुआ पार्ट है उसको कट करके स्टिच कर दिया जाएगा तो वो कहलाता है डिसेक्शन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द लार्जेस्ट लिम्फ नोड ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा लिम्फ ऑर्गन कौन सा है। मानवीय शरीर का सबसे बड़ा लसिका अंग कौन सा है। ऑप्शन में कहा गया है स्प्लीन, किडनी, लीवर या फिर यूरिनरी ब्लैडर। तो सबसे बड़े लार्जेस्ट लिम्फ ऑर्गन की बात की जा रही है, वो है स्प्लीन। स्प्लीन को कब्रिस्तान भी कहा जाता है, किसका, आरबीसी का। ग्रेवयार्ड मतलब कि स्प्लीन क्या है, ग्रेवयार्ड के नाम से भी जानी जाती है आरबीसी के लिए। तो यहाँ पर सबसे बड़ा लार्जेस्ट लिम्फ ऑर्गन कौन सा है, वो होगा यहाँ पर प्लीहा और स्प्लीन। नेक्स्ट इज विच इज़ अ चाइल्ड बियरिंग ऑर्गन। तो यहाँ पर चाइल्ड बियरिंग ऑर्गन कौन सा है, यूरेथ्रा, यूट्रस या फिर यूट्राइन कैनाल। क्या है यहाँ पर चाइल्ड बियरिंग ऑर्गन, चाइल्ड बियरिंग ऑर्गन होगा यूट्रस और गर्भाशय। फैलोपियन ट्यूब और यूट्राइन कैनाल या फिर ओविडक्ट जिसको कहा जाता है, वो क्या है, फैलोपियन ट्यूब और यूट्राइन ट्यूब को कहा जाता है। तो इसमें फर्टिलाइजेशन होता है, इसमें चाइल्ड बियरिंग ऑर्गन इसको आप नहीं कह सकते, इसको फर्टिलाइजेशन ऑर्गन कह सकते हैं। तो ये क्या है, यूट्रस और गर्भाशय। नेक्स्ट इज आपको एक और क्वेश्चन आता है कि पेयर में कौन सा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, तो वो है ओवरी, और मेल में पूछें तो वो होगी टेस्टिस। ये एग्जाम में आपको आ सकता है, अभी रिसेंट में आया भी था झारखंड में। नेक्स्ट है विच ऑफ द गिवन ऑप्शन रिप्रेजेंट स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की सबसे स्ट्रॉन्ग मसल कौन सी है, मेसेटर, सार्टोरियस, वास्टस लेटरलिस या फिर वास्टस फीमोरिस। सबसे स्ट्रॉन्ग मसल की बात की जा रही है, कौन सी है, तो वह मेसेटर मसल्स और जॉ मसल्स। कौन सी, जॉ मसल और मेसेटर मसल्स। जो आप चबाने में आपके जबड़ों के यहाँ पे जो मसल्स होती हैं वो सबसे मजबूत मसल्स में मानी जाती हैं। नेक्स्ट वन इज विच इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सीवियर एंड कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया। तो
तो मलेरिया की यदि कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाए, मलेरिया गंभीर है, तो कौन सी दवा यूज़ की जाएगी? क्विनिन, आर्टिसोनेट, प्राइमाक्विन या फिर क्लोरोक्विन। आपने पढ़ा था कि ड्रग ऑफ चॉइस है मलेरिया के लिए क्लोरोक्विन। लेकिन मलेरिया यदि सीवियर है, कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में है, तो कंबाइंड मेथड यूज़ की जाती है, वो है आर्टिसोनेट। क्या है? आर्टिसोनेट मेथड है जो अपनाई जाती है। ये बच्चों में पीडियाट्रिक्स में केस में ओरली भी अवेलेबल होती है, मोस्ट ऑफ दी आईवी रूट से भी दी जाती है, अदर मेडिकेशन के मलेरिया की कंपेयर करें तो, और आईएम भी दी जाती है। तो यहाँ पर जो सीवियर और कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया के लिए डीओसी पूछे तो क्या? आर्टिसोनेट ईथर। नेम आ नॉन स्टिमुलेंट ड्रग with norepinephrine reuptake block action that is known to be used in the treatment of ADHD। कौन सी मेडिसिन है जो ADHD के ट्रीटमेंट में भी यूज होती है? मतलब अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के लिए भी यूज़ की जाती है, और जो कि NSAID ड्रग में कंसीडर की जाती, नॉरएपिनेफ्रिन रिएप्टेक इनहिबिटर एजेंट है वो। एटोमॉक्सिटिन, डेक्सामेफेटामाइन, मिथाइलफेनिडेट या फिर पिमोजिड। कौन सी मेडिकेशन है यहाँ पर? नॉन स्टिमुलेंट ड्रग है, ADHD को ट्रीट करने में यूज़ की जाती है। तो उस मेडिसिन का नाम है एटोमॉक्सिटिन। क्या है? एटमॉक्सिटिन और एटोमैक्सिटिन है जो ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पे यूज़ की जाती है। किसके लिए? ADHD के लिए भी, और नॉन स्टिमुलेंट नॉन एपिनेफ्रिन रिएप्टेक इनहिबिटर्स ड्रग है। नेक्स्ट वन इज a client Mr. Raja Sethi who has been receiving urokinase has a large bloody bowel movement. What nursing action would be best for the nurse to take immediately? क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन में कहा गया है कि एक पेशेंट है, उनको यूरोकाइनेज मेडिकेशन दी गई है। अब उनको आफ्टर दैट लार्ज ब्लडी बाउल मूवमेंट, मतलब बहुत ज़्यादा ब्लड आ रहा है बाउल से। अब यहाँ पर एज ए नर्स आप क्या करेंगे? एडमिनिस्टर विटामिन के IM, डिसकंटिन्यू द यूरोकाइनेज, रिड्यूस द यूरोकाइनेज एंड एडमिनिस्टर हेपेरिन, स्टॉप द यूरोकाइनेज, नोटिफाई द फिजिशियन एंड प्रिपेयर टू एडमिनिस्टर अमीकेयर। क्या करेंगे आप? मरीज को यूरोकाइनेज दिया जा रहा है, आफ्टर यूरोकाइनेज के बाद उसको क्या हो रहा है? यहाँ पर ब्लीडिंग हो रही है, तो आप क्या करेंगे? तो यूरोकाइनेज क्या है? जनरली फाइब्रिन क्लॉट्स को, इसका जो फाइब्रोलाइटिक रोल प्ले करेगी एक तरीके से हम कहें तो। लेकिन जब ये यहाँ पर इतना इसका जो साइड इफेक्ट हो जाए, जो फाइब्रो क्लॉट बने हुए उनको डिजोल्व करेगी, लेकिन एक क्लॉट जब ज़रूरत से ज़्यादा बनने के बाद बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग का काम करने लगे, तो ऐसे केस में आपको मेडिसिन स्टॉप करना है, फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है, और जो इसका एंटीडोट है अमीकार, क्या है? अमीकार, इसको प्रिपेयर करके रखना है। यूरोकाइनेज इज अ थ्रोम्बोलाइटिक यूज्ड टू डिस्ट्रॉय अ क्लॉट फॉलोइंग अ मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। किसी भी आर्टरी में क्लॉट बना हुआ है तो इसको डिसॉल्व करने के लिए मेडिसिन दी जाएगी, थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट। अब वो थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट क्या? यूरोकाइनेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज दिए जाते हैं, यूरोकाइनेज या फिर स्ट्रेप्टोकाइनेज दिए जाते हैं, मतलब कि थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट। अब इस थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट का जो मोड ऑफ एक्शन होता है कि जो क्लॉट बना हुआ है उसको डिसॉल्व करना है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट के तौर पर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो यहाँ पर ऐसे केस में मेडिसिन स्टॉप करके तुरंत ही आपको एंटीडोट रेडी रखना है, और वो एंटीडोट यहाँ पर क्या है? अमीका। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द रिकमेंडेड डेली डोज ऑफ फॉलिक एसिड फॉर प्रेग्नेंट वुमेन टू प्रिवेंट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इन फीटस। भ्रूण में न्यूरल ट्यूब दोष को रोकने के लिए गर्भवती महिलाओं के फॉलिक एसिड की कितनी दैनिक खुराक दी जाती है? पर डे कितना फॉलिक एसिड दिया जाएगा? तो एज सून एज आप कंसीव करना चाहते हैं, तो जैसे ही पता चले कि प्रेग्नेंट हैं तो फॉलिक एसिड दिया जाना स्टार्ट किया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि सबसे पहले बच्चे की जो न्यूरल ट्यूब है वही बनती है। अब उसके डेवलपमेंट के लिए फॉलिक एसिड आपकी बॉडी में है, लेकिन उतना नहीं है जितना उसके लिए ज़रूरी है, तो बाहर से दिया जाता है। पर डे की बात करें हम तो वो होगा 400 mcg। यदि आपने प्रेगनेंसी के इनिशियल टाइम पर ही दे दिया जब न्यूरल कॉर्ड बनती है, तो यहाँ पर
400 mcg डेली दिया जाएगा। यदि अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल, यदि बात करें कि AFP रहता है, अल्फा फीटोप्रोटीन रहेगा, लेकिन ये बढ़ जाए तो जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होगा वो यहाँ पर डेवलप हो सकता है। और जो एंटी स्कैनिंग की जाती है इसी को डायग्नोस करने के लिए होती है 11वें से 14वें वीक की प्रेगनेंसी में। 13th वीक एंड 6 डेज कंसीडर किए जाते हैं, या फिर 11 से 14 वीक की प्रेगनेंसी। जो यहाँ पर एक स्कैनिंग होती है शुरुआत में ही, एनुअली स्कैनिंग, उसमें यही पता किया जाता है कि यदि लेवल कम है तो डाउन सिंड्रोम हो सकता है। और जो एंटी स्कैनिंग पूछें तो यहाँ पर वो क्या होगा, एंटी स्कैनिंग में पता चलेगा कि बच्चे को डाउन सिंड्रोम या फिर कुछ फीटल एनोमली डेवलप तो नहीं हुई है। नेक्स्ट वन इज which of the following vaccine is recommended for a pregnant woman to protect both the mother and the newborn from influenza? कौन सी वैक्सीन दी जाएगी माँ और बच्चे दोनों को इन्फ्लुएंजा से बचाने के लिए? माँ और नवजात शिशु दोनों को इन्फ्लुएंजा से बचाने के लिए गर्भवती महिलाओं को निम्नलिखित में से कौन सा टीका लगाने की सिफारिश की जाती है? मीजल्स, मम्स, रूबेला, वेरिसेला, टिटनेस, डिप्थीरिया एंड पर्ट्यूसिस, इनएक्टिवेट इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। तो यहाँ पर जो वैक्सीन दी जाएगी इन्फ्लुएंजा के लिए, MMR तो दी ही नहीं जाती, ना चिकन पॉक्स दी जाती है। जो दी जाएगी वो होगी यहाँ पर क्या, इनएक्टिवेटेड इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, जिसको फ्लू शॉट के नाम से जाना जाता है। लेकिन एक क्वेश्चन और आपका यहाँ पे बनता है, तो फ्लू शॉट की बात हो गई, बच्चे और माँ दोनों न्यूबॉर्न बेबी को इन्फ्लुएंजा से बचाने के लिए दी जाएगी वैक्सीन प्रेग्नेंट लेडी को, जिससे माँ बच्चे दोनों हैं जो सेफ रहें, प्रोटेक्शन के तौर पे काम करेगी। अब यहाँ पर एक आता है कि कौन सी वैक्सीन नहीं दी जाती प्रेगनेंसी में, वो है रूबेला। दूसरा आता है कि जिन बच्चों को फिट्स के, कन्वर्जेंस के प्रॉब्लम है तो कौन सी वैक्सीन नहीं देते हैं, वो है पर्ट्यूसिस वैक्सीन। क्लियर। अब एक ऐसी ओनली वैक्सीन है जो नेजल स्प्रे के थ्रू दी जाती है। तो पहले तो एक ही बस हम कहते थे इन्फ्लुएंजा, बट जो आधार पूनावाला की जो यहाँ पर हैदराबाद बेस्ड जो जिन्होंने कोविड वैक्सीन बनाई थी, उन्होंने कोविड का एक नेज़ल वैक्सीन भी शुरू की है, लेकिन अभी वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। क्लियर। तीसरी चीज़, ऐसी कौन सी डिसीज़ है, सॉरी ऐसी कौन सी वैक्सीन है जो माँ को वैक्सीन लगने से बच्चे को भी प्रोटेक्ट कर सकती है? तो फ्लू शॉट के अलावा वो है TT वैक्सीन। कौन सी? TT वैक्सीन 2 शॉट है जो दिए जाते हैं और 1 महीने का गैप देके। नेक्स्ट वन, which of the following condition is a severe form of high blood pressure that can occur during pregnancy and can be life threatening for both the mother and the baby? निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति उक्त रक्तचाप का एक गंभीर रूप है जो गर्भावस्था के दौरान हो सकती है, माँ और बच्चे दोनों के लिए जीवन को खतरा भी हो सकती है? तो यहाँ पर कौन सी कंडीशन है? जेस्टेशनल डायबिटीज इन प्रेगनेंसी, हाई ब्लड शुगर, प्री एक्लेम्सिया, BP, proteinuria, blood vision, eclampsia, convulsions, ectopic pregnancy other than uterus, fallopian tube, placenta previa, lower segment uterus। तो यहाँ पर ये देखिए इवन पूरा डिटेल में भी बता दिए हैं पूरे चारों ऑप्शन की जेस्टेशनल डायबिटीज़ क्या है या फिर क्या प्रॉब्लम है। तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ का मतलब होता है प्रेगनेंसी में बढ़ने वाला शुगर लेवल। क्या है? प्रेगनेंसी में बढ़ने वाला शुगर लेवल। आफ्टर दैट डिलीवरी के बाद ये अपने आप सबसाइड होने लगता है। दूसरी चीज़ प्री एक्लेम्सिया मतलब हाई BP होना, प्रोटीन यूरिया, ब्लड विजन। आफ्टर दैट इसके बाद प्री एक्लेम्सिया के बाद एक्लेम्सिया की स्टेज आती है, उसमें आने लगते हैं कन्वर्जन्स। एक्टोपिक प्रेगनेंसी इसका मतलब है कि जो इम्प्लांटेशन है वो अदर देन यूट्रस के हो जाए, जनरली होता है फैलोपियन ट्यूब में। प्लेसेंटा प्रीविया का मतलब है प्लेसेंटा का लोअर सेगमेंट में आ जाना, सर्वाइकल उसको पूरे तरीके से कवर कर जाना। क्लियर। अब यहाँ पे कंडीशन कहा है कि हाई BP की है जो प्रेगनेंसी में होगी, लाइफ थ्रेटनिंग होगी माँ बच्चे दोनों के लिए। तो वो क्या है? वो होगी आपकी प्री एक्लेम्सिया। क्या होगी? प्री एक्लेम्सिया। और इसके लिए जो DOC यदि पूछते हैं ड्रग ऑफ चॉइस तो वो है MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट। अभी एग्जाम में मैग्नीशियम सल्फेट का साइड इफेक्ट पूछा गया था, नॉर्सेट का जो प्री एग्जाम हुआ है उसमें। तो
तो इसका साइड इफेक्ट मोस्टली ड्राउजीनेस, वॉमिटिंग ये सब हो सकता है, लेकिन सीवियर साइड इफेक्ट की बात करें तो होता है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। क्या होगा? रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द रिकमेंडेड पोजीशन फॉर स्लीपिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टू रिड्यूस द स्टिल बर्थ। स्टिल बर्थ को मतलब गर्भाशय में ही बच्चे के मरने को रोकने से के लिए, मृत शिशु के जन्म के जोखिम को कम करने के लिए गर्भावस्था के दौरान सोने की अनुशंसित स्थिति क्या है? ऑन द लेफ्ट साइड, ऑन द राइट साइड, ऑन द बैक या फिर ऑन द स्टमक। किस साइड सोना चाहिए प्रेगनेंसी में ताकि बच्चे को हार्म ना पहुँचे? तो होगा लेफ्ट साइड। क्या होगा? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड सोने से जो बच्चे को प्लेसेंटा है ना तो वो प्रेस होगा ना बच्चा प्रेस होगा। यदि राइट साइड सोते हैं तो बच्चे के ऊपर भी आपका भार पड़ेगा, तो ऐसे में बच्चे की डेथ भी हो सकती है। लेफ्ट साइड सोना है जो सबसे सेफ माना जाता है, स्पेशली 5th और 6th मंथ की प्रेगनेंसी के बाद से। यदि आप स्ट्रेट सोते हैं तो आपको ब्रीदिंग डिफिकल्टी भी हो सकती है। राइट साइड सोएंगे तो बच्चे को हार्म हो सकता है, तो आप लेफ्ट साइड है जो सोइए। नेक्स्ट वन इज What is the reason behind to given stool softener after vaginal delivery of women? तो वेजाइनल डिलीवरी के बाद वुमेन को स्टूल सॉफ्टनर क्यों दिए जाते हैं? टू प्रिवेंट ब्लीडिंग, इट प्रिवेंट फ्रॉम स्ट्रेनिंग, इट रिकवर्स एपिजियोटोमी टीयर्स या फिर इट कॉन्ट्रैक्ट्स द यूट्रस। तो यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन के लिए तो हम ऑक्सीटोसिन देते हैं, वो भी डिलीवरी के टाइम पर, आफ्टर डिलीवरी नहीं। आफ्टर डिलीवरी यदि पीपीएच की कंडीशन हो रही है तब देते हैं। वेजाइनल डिलीवरी के बाद वुमेन को स्टूल सॉफ्टनर देने का जो रीज़न है वो होता है स्ट्रेनिंग को प्रिवेंट करना। एनल मसल्स, जो मसल्स हैं, एनल्स की मसल्स हैं, वो भी वेजाइनल डिलीवरी के टाइम पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेच्ड होती हैं, जिसके कारण वहाँ पे स्ट्रेनिंग हो सकती है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या देते हैं? स्टूल सॉफ्टनर देंगे या फिर ऐसी डाइट्स प्रिस्क्राइब करेंगे कि कॉन्स्टिपेशन डेवलप ना हो कॉन्स्टिपेशन, ना एनल मसल पर प्रेशर पड़े और ना ही स्ट्रेनिंग हो। Which of the following is a vital sign that should be closely monitored during labor and delivery to assess the maternal health? निम्नलिखित में से कौन सा संकेत है जिसकी मातृ स्वास्थ्य का आकलन करने के लिए प्रसव और प्रसव के दौरान बारीकी से निगरानी की जानी चाहिए? ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड प्रेशर, हीमोग्लोबिन लेवल या फिर रेस्पिरेटरी रेट। किसके लिए आपको सबसे पहले मॉनिटर करना है? तो यहाँ पर आपका जो मॉनिटर तो चारों चीज़ें करनी है, लेकिन हीमोग्लोबिन लेवल तो आप प्रेगनेंसी के पहले चेक कर सकते हैं कि कितना क्या है, यदि ज़रूरत पड़ी तो ट्रांसफ्यूज़ कर सकते हैं ब्लड को। फिर ब्लड ग्लूकोज लेवल भी, रेस्पिरेटरी रेट भी, आप इन सब चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन बीपी यदि बढ़ गया लेबर के टाइम पर, बीपी लेबर के टाइम पर बढ़ गया तो ना आप शुगर लेवल मैनेज कर पाएंगे, ना हीमोग्लोबिन लेवल ना रेस्पिरेटरी रेट मैनेज हो पाएगी। बीपी बढ़ा मतलब एक्लेम्सिया हो गया, एक्लेम्सिया हुआ तो बच्चे को भी प्रॉब्लम्स होगी, बच्चे को प्रॉब्लम होगी। इवन कुछ केस में यदि हाई बीपी की प्रॉब्लम डिलीवरी के टाइम पे होती है तो जो स्टिल बर्थ बेबी है मतलब यूट्रस में ही बच्चे की डेथ भी हो जाती है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट आपकी प्रायोरिटी होगी वो क्या होगी? ब्लड प्रेशर को मेजर करते रहना। इसीलिए आप इवन जितने भी चेकअप के लिए जाते हैं आपका बीपी ज़रूर चेक किया जाता है। हीमोग्लोबिन लेवल तो चेक होगा ही, लेकिन बीपी ज़्यादा चेक किया जाता है इवन डिलीवरी रूम में तक। तो यहाँ पर वो क्या होगा? इसलिए कि बच्चे को प्रॉब्लम ना हो, ना ही माँ के लिए प्रॉब्लम हो। एक बार बीपी बढ़ा तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन कैन अकर व्हेन द प्लेसेंटा पार्शियली और कंप्लीटली कवर्स द सर्विक्स ऑब्स्ट्रक्टिंग द बेबीज एग्जिट फ्रॉम द यूट्रस। निम्नलिखित में से कौन सी जटिलता तब हो सकती है जब नाल आंशिक रूप से या पूरी तरह से गर्भाशय ग्रीवा को ढक लेती है, इससे बच्चे के गर्भाशय से बाहर निकलने में बाधा आती है? प्रीएक्लेम्सिया में, जेस्टेशनल डायबिटीज़ में, प्लेसेंटा प्रीविया में या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी में? कौन से केस में होगा कि प्लेसेंटा पार्शियली या फिर कंप्लीट तरीके से इनर सर्वाइकल ओस को कवर कर जाए, पहले बच्चा बाहर आता है फिर प्लेसेंटा, लेकिन ऐसे केस में पहले प्लेसेंटा जो सर्विक्स को कवर कर जाएगा और ऐसे केस में नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती, फिर सिजेरियन सेक्शन परफॉर्म करके बच्चे को बाहर निकाला जाता है। तो यहाँ पर जो यूट्रस से बाहर आने, बच्चा कैसे बाहर आएगा? जब सर्वाइकल ओस को कवर कर जाएगा प्लेसेंटा, तो वो प्रॉब्लम कहलाती है प्लेसेंटा प्रीविया। क्या है? प्लेसेंटा प्रीविया।
और इसका साइन होता है पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग। एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग किसका क्लासिकल साइन है, तो ये प्लेसेंटा प्रीविया का। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में जो फर्टिलाइजेशन होता है फैलोपियन ट्यूब में, वहीं पर इम्प्लांटेशन भी होने के चांसेस 80% तक होते हैं। जेस्टेशनल डायबिटीज़ मतलब प्रेगनेंसी में हाई ब्लड शुगर लेवल होना। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द रिकमेंडेड मेथड ऑफ फीडिंग न्यूबॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 months ऑफ लाइफ टू प्रमोट ऑप्टिमल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इष्टतम वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने के लिए जीवन के पहले 6 महीनों के दौरान नवजात शिशुओं को क्या खिलाने की विधि है जो करी जाएगी। फॉर्मूला फीडिंग, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग एंड एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग और बॉटल फीडिंग। तो यहाँ पर ओनली न्यूबॉर्न बेबी के लिए पहले 6 महीने की बात की जा रही है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग और वीनिंग का मतलब होता है कि बच्चे को अदर देन ब्रेस्ट मिल्क के कुछ भी खिलाना स्टार्ट करना, और जनरली उसके लिए ड्यूरेशन होता है 6 months के बाद। लेकिन ये क्या है, ओनली एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, ओनली ब्रेस्ट मिल्क, अदर देन इसके कुछ भी नहीं। तो क्या है, 6 महीने के लिए फर्स्ट 6 months ऑफ लाइफ, तो क्या होगा, ब्रेस्ट फीडिंग, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, अदर देन कुछ भी नहीं। आफ्टर 6 months की एज बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क के साथ, ब्रेस्ट मिल्क बच्चे को आप 2 साल तक पिला सकते हैं यदि पॉसिबल है तो। लेकिन यदि बच्चा 6 महीने से कम उम्र का है तो उसके लिए प्रेफर किया जाएगा ओनली एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग एज कम्पेयर टू बॉटल फीडिंग के। जो बच्चे ब्रेस्ट फीड करते हैं वो कम बीमार पड़ते हैं एज कम्पेयर टू बॉटल फीडिंग और फॉर्मूला फीडिंग के। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन characterized by high blood sugar level in pregnant women who have not previously been diagnosed with diabetes। तो यहाँ पर कौन सी कंडीशन है जिसमें वुमेन है जो पहले कभी उसको डायबिटीज़ डायग्नोस नहीं हुई है लेकिन प्रेगनेंसी में उसका ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया है। तो क्या प्री एक्लेम्सिया, जेस्टेशनल डायबिटीज़, एक्लेम्सिया या फिर प्रीटर्म लेबर क्या कहलाए गए। तो यहाँ पर ये कहलाएगा जेस्टेशनल डायबिटीज़, हाई ब्लड शुगर लेवल इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में बढ़ा हुआ ब्लड शुगर लेवल क्या कहलाएगा, जेस्टेशनल डायबिटीज़। प्री एक्लेम्सिया का मतलब है प्रेगनेंसी में बढ़ने वाला ब्लड प्रेशर, जब इसके साथ कन्वर्जन आ जाए तो वो होता है एक्लेम्सिया। प्रीटर्म लेबर का मतलब है कि बिफोर 37 कंप्लीटिंग वीक, तो बिफोर 37 वीक्स ऑफ जेस्टेशन कि जो लेबर पेन आना स्टार्ट हो जाए यहाँ पर वो है। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द स्पॉन्टेनियस लॉस ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर द 20 वीक ऑफ जेस्टेशन। क्या टर्म यूज़ किया जाएगा कि प्रेगनेंसी 20 वीक के पहले ही जो कंसीव किया हुआ मटेरियल है वो एक्सपेल्ड आउट हो जाए। प्रीटर्म बर्थ, स्टिल बर्थ, एक्टोपिक प्रेगनेंसी या फिर मिसकैरेज। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी बता चुके आपको। स्टिल बर्थ का मतलब है कि फीटस की डेथ होना, फीटस डेथ इन यूट्रस। प्रीटर्म बर्थ का मतलब है कि बिफोर 37 वीक्स की डिलीवरी हो जाना बच्चे की, तो क्या है, प्रीटर्म बर्थ है। तो यहाँ पर मिसकैरेज का मतलब है क्या कि जो 20 वीक के जेस्टेशनल पीरियड ही हुआ है और इसमें जितना भी कंसीव किया हुआ मटेरियल अबॉर्ट हो जाए वो कहलाता है मिसकैरेज और अबॉर्शन। अकॉर्डिंग टू MTP एक्ट 1971 के 20 वीक का अबॉर्शन है जो किया जा सकता है। अमेंडमेंट एक्ट कहता है 24 वीक का। नेक्स्ट वन इज, हाउ मैनी स्टेज आर देयर इन द टिपिकल प्रोग्रेशन ऑफ लेबर। टिपिकल प्रोग्रेशन ऑफ लेबर में कितनी स्टेज होंगी, प्रसव की सामान्य प्रगति में कितने चरण होते हैं, 2 स्टेज, 3 स्टेज, 4 स्टेज या फिर 5 स्टेज। तो टोटल 4 स्टेज होती हैं। पहली स्टेज जिसमें जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आना स्टार्ट होने से लेके यहाँ पे देखिए तो टोटल कितनी स्टेज होंगी, 4। फर्स्ट स्टेज कहलाती है सर्वाइकल डायलिटेशन स्टेज और फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। दूसरी होती है फीटल एक्सपल्सन, क्या है, फीटल एक्सपल्सन स्टेज और सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर।
फिर आती है यहाँ पर प्लेसेंटल एक्सपल्सन, जिसमें प्लेसेंटा बाहर आएगा और ये कहलाती है थर्ड स्टेज। और चौथी होती है ऑब्जर्वेशनरी स्टेज। क्या है? ऑब्जर्वेशनरी स्टेज, इसको कहते हैं फोर्थ स्टेज। तो यहाँ पर सर्वाइकल डायलिटेशन स्टार्ट कैसे होती है? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आने से लेके यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन टू सर्वाइकल डायलिटेशन, जो कि 10 सेंटीमीटर तक सर्विक्स डायलेट होती है। फिर आती है फीटल एक्सपल्सन। यदि पूछे कब से स्टार्ट होती है तो ये कंसीडर की जाती है सर्वाइकल डायलिटेशन टू फीटल एक्सपल्सन तक। फिर यहाँ पे आपकी आती है तीसरी स्टेज। इसमें कहा जाता है कि फीटल एक्सपल्सन से लेके जो प्लेसेंटा एक्सपल्सन है वो यहाँ पे कंसीडर की जाएगी कौन सी? तीसरी स्टेज। चौथी होती है ऑब्जर्वेशनरी स्टेज। तो सर्वाइकल डायलिटेशन में जो कॉन्ट्रैक्शन यदि प्रॉपर आ रहे हैं और ड्यूरेशन दिया जाता है, जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट वाली मदर है, फर्स्ट डिलीवरी हो रही है, उसमें लेबर पेन आते हैं, लेबर पेन आएंगे, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आएंगे और सर्विक्स फुली डायलेट होगी, तो वो स्टेज कहलाती है सर्वाइकल डायलिटेशन और फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। दूसरी स्टेज में क्या होगा? बेबी बाहर आएगा, इसीलिए इस स्टेज को कहा जाता है फीटल एक्सपल्सन स्टेज। तीसरी स्टेज में फीटल एक्सपल्सन से बाद से लेके प्लेसेंटल एक्सपल्सन। लेकिन यदि हम बात करें यहाँ पर कि जो प्लेसेंटल स्टेज है, मतलब कि थर्ड स्टेज है यहाँ पर, यदि इनकेस इफ प्लेसेंटा है जो 30 मिनट तक, कितना? 30 मिनट तक बाहर नहीं आया, प्लेसेंटा 30 मिनट तक बाहर नहीं आता है, तब इसको क्या कहा जाता है? रिटेन्ड प्लेसेंटा। क्या कहा जाएगा? रिटेन्ड प्लेसेंटा। और ऐसे केस में मैनुअली और फंडल मसाज से है जो प्लेसेंटा को बाहर निकाला जाता है। याद रखें, जनरली 15 मिनट के बच्चे के बाहर आने के बाद, फीटस के बाहर आने के बाद विदिन 15 मिनट में प्लेसेंटा बाहर आ जाता है। प्रीमी में 15, जो मल्टीपैरा है उसमें 5 मिनट में ही आ जाता है, लेकिन अब 30 मिनट तक नहीं आ पाता, तब कंसीडर किया जाता है रिटेन्ड प्लेसेंटा। रिटेन्ड प्लेसेंटा सेकेंडरी कॉज है पीपीएच के लिए। फर्स्ट कॉज है यूट्राइन एटोनिसिटी, दूसरा कॉज है रिटेन्ड प्लेसेंटा। क्लियर? आई होप आपको इतने क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो गए हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ लेबर डज द सर्विक्स डायलेट एंड डिफास अलाउइंग द बेबी टू मूव इनटू द बर्थ कैनाल? प्रसव के किस चरण के दौरान गर्भाशय ग्रीवा की फैल जाती है और सूख जाती है? फर्स्ट, जिससे शिशु को जन्म के बाहर आने की अनुमति मिलती है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ स्टेज जस्ट हमने अभी पढ़ा। इफासमेंट का मतलब होता है कि सर्विक्स डायलिटेशन के बाद इतनी ज़्यादा थिन हो जाती है कि दिखती ही नहीं है, उसको कहते हैं हम इफासमेंट। सर्विक्स का इनविजिबल होना क्या कहलाएगा? ड्यूरिंग द सर्वाइकल डायलिटेशन ये कहलाता है इफासमेंट। इतनी थिन हो जाएगी, पतली हो जाएगी कि सर्विक्स दिखेगी ही नहीं। फिर यहाँ पर जो बच्चे का यहाँ पे बाहर करने वाली स्टेज है वो क्या है? वो यहाँ पर फर्स्ट स्टेज, सॉरी, पूरे तरीके से जो सर्विक्स डायलेट होगी वो क्या कहलाएगी? फर्स्ट स्टेज। विच स्टेज ऑफ लेबर इन्वॉल्व्स द डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा एंड द मेम्ब्रेन? कौन सी स्टेज है लेबर की, प्रसव की, जिसमें प्लेसेंटा और झिल्लियों का बाहर आना है जो कंसीडर किया जाएगा? फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज या फिर फोर्थ स्टेज? तो कौन सी स्टेज में प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन बाहर आते हैं? तो वो है यहाँ पर थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। प्लेसेंटा एक्सपल्सन के साइन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो 4 कार्डिनल साइन कंसीडर किए जाते हैं। पहला, फ्रेश शो ऑफ ब्लड फ्रॉम द वेजाइना, ब्लडी शो और गस ऑफ वेजाइनल ब्लड। दूसरा, फंडस ऑफ द यूट्रस राइसेस अप टू द यूट्रस, बिकम्स फर्म्स एंड ग्लोबुलर। पहला याद रखें, वेजाइनल गस ऑफ ब्लीडिंग। दूसरा, ग्लोबुलर शेप ऑफ यूट्रस। तीसरा, अम्बिलिकल कॉर्ड लेंथनिंग आउटसाइड द वेजाइना। फोर्थ है यहाँ पर, कॉर्ड डज नॉट रिट्रैक्ट व्हेन प्रेस द लोअर सेगमेंट ऑफ द यूट्रस, बट कॉर्ड है जो रिट्रैक्ट नहीं होगी। तो ये क्या है? प्लेसेंटल सेपरेशन के 4 कार्डिनल साइन है, एग्जाम में आपको आते हैं, 100% आते हैं, किसी ना किसी एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। क्वेश्चन है, What is the medical term used to describe the
थिनिंग आउट ऑफ सर्विक्स ड्यूरिंग लेबर, प्रसव के दौरान गर्भाशय ग्रीवा के पतले होने का वर्णन करने के लिए किस चिकित्सीय शब्द का उपयोग किया जाता है? सर्वाइकल एफासमेंट, सर्वाइकल डायलिटेशन, सर्वाइकल प्रेजेंटेशन या फिर सर्वाइकल एंगेजमेंट। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। कोई भी डाउट रह जाते हैं तो आप बेझिझक होकर पूछ सकते हैं, और ये सभी क्वेश्चन ANM, GNM, UPPSC या फिर आप कोई भी गवर्नमेंट नर्सिंग एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इन सभी में आपके लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय, टेक केयर।